टोटल 5 हैं इसमें, ठीक है। चलो वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। हम लोगों ने कंपोजिशन स्कीम स्टार्ट की थी, और कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर हम बात करें, कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर हम बात करें, दोबारा से गलत हो गया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कंपोजिशन स्कीम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आपने क्या स्टार्ट किया था, कंपोजिशन स्कीम। तो हमने सेक्शन 10 स्टार्ट किया था, और जो सेक्शन 10 है इसके कितने सब सेक्शन है, 5। तो मुझे बताओ जो सेक्शन 10 है सब सेक्शन 1 है, जो सेक्शन 10 है सब सेक्शन 1 है, उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर हम इसका करक्स निकालें पूरा, अगर पूरा इसका करक्स निकालें अपने दिमाग के अंदर कि इसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई, मैं आपको बोलूं तो सबसे पहले इसके अंदर रजिस्टर्ड पर्सन बताया गया, उसके बाद इसके अंदर एग्रीगेट टर्नओवर बताई गई जो कि हमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की लेनी है, ठीक है। और कितनी लेनी है सर, 2 बताई गई है, एक 150 लाख की है और एक 75 लाख की है। बात समझ में आ रही है, ठीक है यहां तक। और इसके अंदर क्या बताया गया कि जो आपको रेट ऑफ टैक्स पे करना है, रेट ऑफ टैक्स जो आपको पे करना है वो आप कैसे पे करोगे, रूल 7 के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरर की अगर हम बात करें जिसमें टिप नहीं आएगा, तो मैन्युफैक्चरर की बात करें तो उसे कितना परसेंट टैक्स पे करना है सर, 0.5% CGST, 0.5% SGST। दूसरा अगर हम बात करें रेस्टोरेंट और कैटरिंग वाला, 2.5% CGST, 2.5% SGST। और लास्ट जो है हमारा बंदा ट्रेडर, और ये ट्रेडर किसका है, गुड्स का है। ट्रेडर किसका हो सकता है, गुड्स प्लस सर्विसेज का। क्या ओनली सर्विस चलेगा, नो, ओनली सर्विस नहीं चलेगा। आगे बात समझो। तो अगर मैं गुड्स की बात करूं तो क्या रेट है इसका, और सर्विस की बात करूं तो रेट एक ही है इसका। रेट क्या है, 0.5% CGST, 0.5% SGST, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो लिमिट देखी 150 लाख की और एक 75 लाख की लिमिट देखी, तो जो 75 लाख की लिमिट है वो स्पेशल कैटेगरी और स्टेट को मिलेगी। कितने स्टेट हैं, 8। कैसे याद करोगे, नाग मणि तेरा पूरा मजा सूमा, याद हो गया आपको, ठीक है। और बताओ, और तो कुछ नहीं था इसके अंदर। और टर्नओवर इन स्टेट भी हमने देख लिया कि जो टर्नओवर होती है इन स्टेट उसका मतलब क्या होता है। बट अभी रूल 7 की इंटरप्रिटेशन नहीं की है मैंने, ठीक है। तो रूल 7 में अभी करवाऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद। अभी हम लोग रूल 10(2) में आ रहे हैं, ठीक है। 10(2) में क्या लिखा हुआ है, ये किस में लिखा था, सबसेक्शन 1 में। अब 2 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, कंपोजिशन स्कीम, लिख लो मेरे साथ, कंपोजिशन स्कीम is applicable for all transactions of registered person, अतुल आप भी लिख लो, नोट्स बन जाएंगे अपने। रजिस्टर्ड पर्सन विथ सेम पेन, विथ सेम पेन, बस यही कहानी इसमें लिखी है कि कंपोजिशन जो स्कीम होती है वो अप्लाई किस में होगी, ऑल ट्रांजेक्शन में अप्लाई होगी। जो विथ क्या होंगे, सेम पेन होंगे। ऑल ट्रांजेक्शन का मतलब
हाँ जी, एग्रीगेट टर्नओवर है ना, एग्रीगेट टर्नओवर। बात समझ में आ गई? 10(3) में आ जाओ। क्या ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्शनल है? आंसर इज यस। ये स्कीम क्या है? ऑप्शनल है। आपकी मर्जी है लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो मत लो, ऑप्शनल स्कीम है। क्या मुझे बताओ, अगर मैंने कंपोजिशन स्कीम ली, मैंने क्या ले ली, कंपोजिशन स्कीम मैंने ले ली, और मेरी एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट से ज्यादा जा रही है, 1.5 करोड़ या 75 लाख को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, 1.5 करोड़ या 75 लाख को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो मुझे बताओ मेरी स्कीम क्या हो जाएगी, CS वाली लैप्स हो जाएगी। जो मेरी स्कीम होगी वो लैप्स कर जाएगी। तो मेरी स्कीम क्या हो जाएगी, लैप्स कर जाएगी। अगर मेरी स्कीम लैप्स कर गई तो मुझे किसको इंटीमेट करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को, ठीक है ना। तो मुझे GSTN पोर्टल पे, ये जो GSTN हमारा पोर्टल है, इस पे मुझे बताना पड़ेगा, और GSTN पोर्टल में मुझे एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म है? GSTN पोर्टल के अंदर जैसी मेरी ये लिमिट क्रॉस होगी, CMP 04, ये मुझे फाइल करना होगा। कितने टाइम पीरियड में? विद इन 7 डेज। वेरी गुड, विद इन 7 डेज में आपको ये फाइल करना होगा, CMP 04। और इससे क्या पता लग जाएगा कि अब आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं रहे, अब आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं रहे। समझ में आया या नहीं? सर कंपोजिशन स्कीम लेंगे तो हम स्टार्टिंग में लेंगे, हाँ, और विड्रॉ वो स्टार्टिंग बीच में कभी भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी बच्चे को ये डाउट था कि कंपोजिशन स्कीम कब ली जाती है, तो कंपोजिशन स्कीम क्या है, जो करंट आपका फाइनेंशियल ईयर है उसको स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना है, वो स्कीम ले लेनी है, ठीक है ना, वो आपको स्कीम ले लेनी है। तो अगर किसी को भी क्या करना है, अपने करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम लेनी है, तो उसे क्या करना होगा, सर पहले ही वो स्कीम लेनी होगी, ठीक है। वो भी अभी मैं बताऊंगा और डिटेल में जब फॉर्म्स की बात करेंगे, अभी केवल इतना है, कई बच्चों को नॉलेज है। 10(4) देख लेते हैं, 10(4) में क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है ना। अभी इंटरप्रिटेशन कंप्लीट नहीं की है, ठीक है ना, हेडिंग्स बता रहे हैं। 10(4) में क्या है, कहता है कंपोजिशन टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम रिसिप्टेंट। तो कंपोजिशन, क्या वर्डिंग बोली है इसने, कंपोजिशन टैक्स, जो आप कंपोजिशन जो टैक्स है, कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम रिसिप्टेंट। तो जो आपका रिसिप्टेंट है, आप उससे क्या है, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। और क्या बोला हुआ है, जो कंपोजिशन वाला है वो ITC भी नहीं ले सकता। तो ITC कैन नॉट बी अवेल्ड, ITC कैन नॉट बी अवेल्ड, आप ITC भी नहीं ले सकते। लास्ट सेक्शन कौन सा आ जाएगा, सब सेक्शन 5। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। तो GST आप कलेक्ट नहीं कर सकते रिसिप्टेंट से, और ITC भी नहीं मिलेगा आपको। सेक्शन 10 सब सेक्शन 5, देखो इसमें क्या हो गया। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 5,
इसमें ये बोला है सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में कि अगर किसी ने कंपोजिशन स्कीम ले ली जबकि उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलनी थी, अब किसी बंदे ने कंपोजिशन स्कीम ले ली है और उसको कंपोजिशन स्कीम मिलनी नहीं थी, तो क्या मुझे बताओ उसने गलत तरीके से टैक्स पे कर दिया होगा? यस। तो उस केस में उसको क्या पे करनी होगी? पेनल्टी पे करनी होगी। तो लाइन लिखो क्या बोला हुआ है, इन केस ऑफ इररेगुलरिटी, क्या बोला है? इन केस ऑफ इररेगुलरिटी, irregular availment, irregular availment of the composition scheme, registered person shall liable to pay, registered person shall liable to pay tax and shall also be liable for penalty, and shall also be liable for penalty। तो क्या समझ में आया आपको कि सर अगर कोई बंदा इररेगुलर अवेलमेंट कर लेता है, गलत तरीके से उसने क्या ले ली? कंपोजिशन स्कीम ले ली, जबकि उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलनी थी, तो जो भी वो रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या होगा? जो भी वो रजिस्टर्ड पर्सन है शैल लायबल टू पे टैक्स, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग? नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा, यहाँ लिख लो ना ब्रैकेट में कौन सा रेट लग जाएगा? नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा। एंड शेल ऑल्सो लायबल टू पेनल्टी, उसे पेनल्टी भी पे कर, जो भी उसके ऊपर पेनल्टी होगी उसे उसके ऊपर पेनल्टी पे करनी होगी। कैसे पता लगेगा ज्योति पेनल्टी क्या है? कंपोजिशन में टैक्स देख लीजिए क्या पे किया, और जो नॉर्मल टैक्स रेट है उसके अंदर टैक्स निकाल लेंगे, दोनों में टैक्स का डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस के ऊपर क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी, डिफरेंस के ऊपर क्या होगा? इंटरेस्ट लग जाएगा। आगे बात समझ में? इंटरेस्ट का मतलब है पैसे पे कर दिए, नहीं वो क्यों मिलेंगे वापस? आपका टैक्स बन रहा है 150 रुपए का, सरकार को आपने 50 रुपए का टैक्स पे किया है, तो कितना आपने पे नहीं किया? 100 रुपए। तो वो 100 रुपए टैक्स तो भरोगे ही, साथ ही साथ पेनल्टी भी पे करोगे। देखो बच्चे का कितना अच्छा क्वेश्चन है कि सर जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे कर रहा है क्या वो वापस मिलेगा? भाई वो क्यों वापस मिलेगा? तेरा जो नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स बन रहा है वो तो 150 रुपए का टैक्स बन रहा है, तो आपको कितने पैसे टैक्स पे करना है? 150 रुपए आपको क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। इतनी बात समझ में आ गई? जबकि आपने कितना टैक्स पे किया है? 50 रुपए, तो डिफरेंस कितना है? 100 रुपए। 100 रुपए टैक्स दोगे, साथ में पेनल्टी पे करोगे। हाँ, वो 100 रुपए के ऊपर पेनल्टी लगनी है। पेनल्टी क्या है? इंटरेस्ट की अमाउंट है, इंटरेस्ट लगेगा आपके ऊपर, और ये इंटरेस्ट यहाँ पे कितना लगेगा? क्योंकि फ्रॉड का केस है, मान लो अगर फ्रॉड का केस हुआ तो कितना परसेंट इंटरेस्ट बताया था? 24% इंटरेस्ट बताया था, गलती से उसने सीएस ले लिया था तो 18% लग जाएगा, गलती से ले लिया था तो 18% लग जाएगा। हाँ, वो देखना पड़ेगा। जो दे रहा है वो तो देखेगा, तो वो मना भी तो कर सकता है, तो कर सकता है। हाँ सही बोला। अब देखो, हाँ रिजेक्ट ही क्यों नहीं किया? अब देखो, जब आप कंपोजिशन स्कीम लोगे, ठीक है ना, तो आप कंपोजिशन स्कीम जब ले रहे हो तो आप अपना वहां पे पोर्टल में बताओगे, आपने पोर्टल में अपनी 150 लाख से कम की बताई, क्या मुझे बताओ आपने सही बताई या गलत बताई? अब आपने तो गलत बताई, ये फ्रॉड का केस हो गया, नहीं हो गया? फ्रॉड का केस हो गया। तो भाई आपकी 150 से ज्यादा थी, आपने कम बता दी, इन्वेस्टिगेशन में आप पकड़े गए, पता लग गया, तो वो तो फ्रॉड का केस है। अब मैं बताता हूँ जेन्युइन केस कैसे होगा। बंदे ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा था, उसे पता था कि मुझे टैक्स इनवाइस काटनी है, और वो कौन सी इनवाइस काट रहा है? बिल ऑफ सप्लाई। तो ये भी फ्रॉड आ गया, ये भी फ्रॉड का केस आ गया।
अब एक और जेन्युइन केस बनाते कि सर उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा था और गलती से क्या हुआ कि वो लोगों से तो मतलब उसने ऐसा बिल ऑफ सप्लाई काटने लग गया। वो जो भी बिल काटे वो बिल ऑफ सप्लाई काट दिए। मुझे बताओ सही काटे या गलत काटे? गलत काटे। और टैक्स भी किसके अकॉर्डिंग देने लग गया? क्वार्टरली। उसको लगा मैं क्वार्टरली दे दूंगा तो भी चलेगा, पर बाद में पता लगा कि भाई तू क्वार्टरली तो दे ही नहीं सकता, तू तो क्वार्टरली दे ही नहीं सकता। आगे बात सुन, जैसे देखो जेन्युइन केस क्या होता है, आपकी डेट शीट आ गई, इस बार सीएस के बहुत पेपर पोस्टपोन हो गए, अब रात को मैसेज आ रहा है पोस्टपोन हो रहा है पेपर, 8 बजे मैसेज आ रहा है, तो भाई बहुत लेट हो गया ना, कल पेपर है, आप कल रात को 8 बजे पता लग रहा है कल का पेपर पोस्टपोन। मेरे पास मैसेज आया बच्चे का, सर मुझे तो पता ही नहीं था, आपने बता दिया, थैंक यू। मतलब वो बच्चा कल चला जाता सेंटर पे, क्या जेन्युइन केस था या नहीं था? जेन्युइन केस था, पेपर होता ही नहीं। फ्रॉड का केस क्या होगा? आप नोटिफिकेशन आ गई, आप कह रहे हो मैंने तो देखी नहीं। अब मुझे तो लगा कि आप समझ रहे हो ना, कुछ पोस्टपोन हो गए पेपर, वो तो पेपर हुआ ही नहीं होगा, पर जो बाकी का पेपर देने जा रहा है वो कैसे पेपर देने जा रहा है, वो ये सोच के चल रहा है। इंस्टीट्यूट ने तो बता दिया कि अब आपके जो पहले पेपर पोस्टपोन हो गए वो आगे होंगे। मतलब जैसे मेरे 4 पेपर मुझे देने हैं, तो 2 पेपर मेरे नहीं हुए, तो मैं आगे के 2 पेपर देने जाऊंगा ना, मतलब पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 देने जाऊंगा। पर वो बच्चा किसकी प्रिपरेशन करके जा रहा है? 1 की। सेंटर में जाके क्या कहता है, मैं तो 1 की करके आया हूं, तुम 3 का कैसे लोगे? आगे बात समझ में? तो भैया जागो ग्राहक जागो। जैसे कोई नया है जिसने अभी अभी शुरू करा है, हाँ उसने आपने ले लिया कंपोजिशन स्कीम, पिछले साल जो उसकी जीरो थी, बिल्कुल। और आज भी जाके पता चला कि मेरा डेली पे उससे ज्यादा हाँ असली में क्या हुआ, सीएस ले लिया, अब भाई क्रॉस भी हो गई लिमिट, बंदे को पता ही नहीं लगा, लिमिट भी क्रॉस हो गई, जेन्युइन केस हो सकता है। तो वो बताएगा सर जेन्युइन केस पर भाई देख तेरे से टैक्स तो छोड़ेंगे नहीं, जो डिफरेंस है वो तो दे, पेनल्टी भी तेरे से देख, जेन्युइन वाली ले लेंगे, फिर 18% का इंटरेस्ट ले लेंगे। सर भाई ये तो वो हो गया ना, अब उसने तो नया नया स्टार्ट कर रहा है पहली बार, पिछले साल ही कोई टर्नओवर है नहीं, तो उसने बेस पे ले लिया मेरा बिजनेस कम चलेगा इसलिए मैं क्वार्टर में पे करूंगा, तो आखिर में जाकर पता चलता है कि उसकी 2 करोड़ होगी। हाँ तो वही बताया था ना कि जिस दिन लैप्स वाला भी तो था अपना, बीच में था ना ये लैप्स वाला, यस सर। तो ये इसीलिए था कि अगर आपकी टर्नओवर बीच में एक्सीड कर जाती है तो आपकी स्कीम लैप्स हो जाएगी। आप क्या करो, डिपार्टमेंट को बताओ जीएसटीएन पोर्टल में CMP4 फाइल करके, आपको पता ही नहीं था CMP4 फाइल होता है 7 दिन के अंदर, आपको 10वें दिन याद आया CMP4 फाइल होना है, मान लो, है ना भाई, तो लग जाएगा 3 दिन का इंटरेस्ट। अगर इस 7 डेज में अगर उसने करा लिया जीएसटीएन वो पोर्टल में, हाँ फॉर्म भर दिया, फिर वो फॉर्म भरने के बाद अपना वो टैक्स इनवॉइस जनरेट करना है, बिल्कुल, फिर बच जाएगा। कोई दिक्कत है बोलो? ठीक है, चलें आगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कल कैलकुलेशन का पार्ट भी कर रहे हैं, पहले हम एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लें इसकी पूरी, ठीक है, फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट अलग से करेंगे। क्या हमें सेक्शन 10 ही पढ़ना था कंपोजिशन स्कीम के लिए? यस, बट सेक्शन 10 से काम नहीं चलेगा, इसके साथ क्या पढ़ने हैं, रूल्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, रूल्स दिखाने जा रहा हूं आपको।
रूल्स, लिस्ट ऑफ रूल्स अंडर CGST। ये देखो स्टूडेंट्स, कंपोजिशन स्कीम के लिए जो रूल है वो कितने रूल है? रूल 3, 4, 5, 6, 7। अभी 7 वाले रूल का बस हमने क्या देखा है? रेट देखे हैं अभी हमने बस इसके रेट देखे हैं, अभी तक हमने डिटेल इंटरप्रिटेशन नहीं किया। अब 3 वाला रूल देखते हैं क्या है। 3 वाला क्या है? इंटीमेशन देनी होती है, ठीक है। फिर 4 वाला पढ़ेंगे, 5 वाला पढ़ेंगे, 6 वाला पढ़ेंगे। एक बार ये रूल भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो रूल 3 से पढ़ते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लो, कंपोजिशन के क्या करने जा रहे हैं? रूल करने जा रहे हैं। तो रूल 3 लेने जा रहे हैं सबसे पहले। तो आप ऐसे लिख लो, रूल 3 और 4 एक ही साथ पढ़ना होता है। और 4 की हेडिंग भी क्या है? इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी। तो 3 और 4 एक ही साथ पढ़ना होगा। 3 और 4 एक ही साथ लिख लेते हैं। देखो तो हमारे पास कौन सा रूल है? रूल 3। और कौन सा रूल है? रूल 4। दोनों एक साथ कर रहे हैं। क्या क्या पॉइंट्स है इसके अंदर? पहला पॉइंट, रूल 3 कहता है ऑप्शन टू पे कंपोजिशन टैक्स along with application for registration shall be deemed intimation for composition scheme. In such a case, composition levy shall be effective from the date from which registration is effective. क्या मतलब है इसका? हमारे पास मॉड्यूल भी है सीए का, एक बार मैं आपको यहां से दिखा देता हूँ। रूल 3 यहाँ ज्यादा बेटर दिया हुआ था। ये देखो रूल 3 और 4 यहाँ पे दिया हुआ है। यहां से कर लेते हैं, ज्यादा बेस्ट है। मुझे बताओ, रूल 3 था इंटीमेशन। तो इंटीमेशन बाय पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। जिस भी पर्सन को क्या करना है? कंपोजिशन स्कीम लेनी है। जिस भी पर्सन को कंपोजिशन स्कीम लेनी है उसे क्या करना है? बताओ उसे क्या करना है? इंटीमेशन करनी है। कहां पे? जीएसटीएन पोर्टल पे। तो जिस भी पर्सन को क्या लेनी है? कंपोजिशन स्कीम लेनी है, उसे जीएसटीएन पोर्टल में क्या करना होगा? इंटीमेशन करनी होगी। आगे बात समझ में? तो जीएसटीएन पोर्टल में वो इंटीमेशन करेगा एनी पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड। अब जो कह रहा है रजिस्टर्ड ही नहीं है, एंड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अब कोई बंदा अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले क्या करे? जीएसटीएन नंबर ले, रजिस्ट्रेशन करवाए, ठीक है ना। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन में गिवन ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी इन पार्ट बी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो जीएसटी का आपका क्या है? फॉर्म है, तो उसके पार्ट बी में ना ऑप्शन आता है
कि आपको कंपोजिशन लेवी, आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है या नहीं लेनी है। जिन लोगों के पास जीएसटीएन क्या है, नंबर नहीं है, भाई दो लोग हो सकते हैं। एक वो आदमी हो सकता है जो नया है, बिल्कुल नया आदमी है, अभी तक उसने कोई बिजनेस किया ही नहीं है। तो जब वो बंदा अपना फॉर्म फिलअप करेगा, कौन सा फॉर्म फिलअप करेगा, REG1। जब आप ये फॉर्म फिलअप करोगे, इसमें एक पार्ट बी होगा, उस पार्ट बी में एक ऑप्शन आएगा कि क्या आपको कंपोजिशन लेवी चाहिए। कंपोजिशन लेवी मतलब क्या आपको कंपोजिशन स्कीम चाहिए। आपने अगर टिक कर दिया यस, इट मींस आपने इंटीमेट कर दी, आपने डिपार्टमेंट को बता दी। दूसरी साइड में कोई और भी तो पर्सन हो सकता है जो ऑलरेडी, जिसके पास जीएसटीएन नंबर हो, जो ऑलरेडी क्या होगा, जिसके पास जीएसटीएन नंबर हो। तो अगर किसी पर्सन के पास ऑलरेडी क्या है, जीएसटीएन नंबर है, और वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है, तो वो इस केस के अंदर कौन सा फॉर्म फाइल करता है, CMP 02। वो कौन सा फॉर्म फाइल करता है, CMP 02। बात समझ में आ रही है। दो लोग हैं यहाँ पे, एक हम लिख सकते हैं कि एक बंदा फ्रेश है, अभी तक उसके पास जीएसटीएन नंबर भी नहीं है, तो वो अपने REG1 के अंदर ही डिक्लेयर कर देगा कि मुझे कंपोजिशन स्कीम चाहिए। दूसरा बंदा कौन है सर, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो ऑलरेडी क्या है, रजिस्टर्ड है, तो वो अपना कौन सा फॉर्म फाइल कर देगा, CMP 02, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही। बात समझ में आ गई। देखो आगे क्या लिखता है, द सेम शैल बी कंसीडर एन इंटीमेशन। पर ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि आपने इंटीमेशन कर दी कंपोजिशन की। सच इंटीमेशन शैल बी कंसीडर ओनली आफ्टर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और ये स्कीम क्या है, ऑप्शनल। एंड शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट। कब से इफेक्टिव होगा, जब से आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगी। क्या कई बच्चों को पता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब इफेक्टिव होती है? जैसे जो सेक्शन 22 में होते हैं लोग, मैं कनेक्टिविटी कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा पहली बार इसको पढ़ रहा है तो उसको क्या है, रजिस्ट्रेशन का चैप्टर आना चाहिए, जो मैं कनेक्टिविटी कर रहा हूं। और अगर नहीं आता तो मैं थोड़ा सा लिटिल बिट बता रहा हूं बस। सेक्शन 22 CGST कहता है कि अगर आपकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट को आप जंप कर रहे हो, वो लिमिट 20 लाख है, 40 लाख भी हो चुकी है और 10 लाख की भी लिमिट है, अभी मैं बस उसको लिमिट बोलूंगा कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट आप क्या करते हो, जंप करते हो। भाई एक एग्जिस्टिंग बंदा बिजनेस कर रहा है और वो एक लिमिट को क्या कर जाता है, जंप कर रहा है। कौन सी लिमिट है सर, रजिस्ट्रेशन की लिमिट है। अब जैसे ही वो उस लिमिट को टर्नओवर करेगा, क्या उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? यस। लॉ मेकर ने कितना टाइम दिया हुआ है, 30 डेज। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो लॉ मेकर ने 30 डेज लिए हैं कि 30 दिन के अंदर आपको क्या कराना पड़ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लेते हैं कि एक बंदे ने अगस्त में बिजनेस स्टार्ट किया। कब बिजनेस स्टार्ट किया, अगस्त में। और उस साल तो उसकी क्या थी, टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, उस लिमिट को, जो रजिस्ट्रेशन वाली लिमिट है, रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, वो लिमिट क्रॉस नहीं हुई। पर जब नेक्स्ट ईयर आया तो ऑलरेडी उसका मार्केट में नाम जा चुका है। 3 महीने के अंदर ही उसकी टर्नओवर क्या होगी, एक्सीड होगी। हो सकता है ना 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख क्रॉस कर गई 3 महीने के अंदर ही। क्या मुझे बताओ, अब उसे जीएसटी नंबर लेना है नहीं लेना, लेना है। तो सेक्शन 22 में क्या लिखा है कि जिस दिन आप लिमिट क्रॉस करोगे उसके विद इन 30 डेज आपको क्या करना है, जीएसटीएन नंबर के लिए अप्लाई कर देना है। अप्लाई बोला हुआ है। जैसे होता है ना, आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आया तो अब आपको इंटर में एडमिशन कराना है। किस में एडमिशन कराना है, इंटर में आपको एडमिशन कराना है। तो उसका एक टाइम होता होगा ना कि भैया इतने टाइम पे इंटर में एडमिशन, आप 10 साल बाद आ गए, देखो मैंने फाउंडेशन पास की थी, उसमें लिखा होता है कि आपका जो वैलिड होगा वो 5 साल या जो भी है। देखो हमारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, हमने कभी ध्यान दिया नहीं। हमने जो चीजें सीखी है बच्चों से सीखी है। ठीक है, बच्चे बताते हैं सर मैंने इतने साल पहले ये किया था, वो किया था। ठीक है भाई, सीखने को मिला देखो आप लोगों से, तो बात कुछ समझ में आ रही है, वो भी क्या। ठीक है, तो कहानी है कि जिस दिन वो बंदा क्या करेगा, अपनी लिमिट क्रॉस करेगा, उसको विद इन 30 डेज एप्लीकेशन लगा देनी है जीएसटीएन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की। अब हम ये कह रहे हैं कि उस बंदे ने अपनी रजिस्ट्रेशन डेट, उसने लिमिट क्रॉस की थी 1 अगस्त को, मान लो 1 अगस्त को उसकी लिमिट क्रॉस हो गई, उसने अप्लाई कर दिया 14 अगस्त को।
कब अप्लाई कर दिया? 14 अगस्त। क्या विद इन 30 डेज में एप्लीकेशन लगा दी? यस। उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या ली जाएगी? जिस दिन उसे आरसी मिलेगी, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, वो डेट ली जाएगी, या जिस दिन उसने लिमिट क्रॉस की थी। तो सेक्शन 22 में लिखा हुआ है ज्योति कि अगर आप विद इन 30 डेज, जिस दिन आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है उसकी अगर आप विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपकी डेट इफेक्टिव कब की मानी जाएगी? जिस दिन आपकी लिमिट क्रॉस हुई थी। नो डाउट कि आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि इशू डेट ये है, इशू डेट ये है, पर आपकी जिस दिन लिमिट क्रॉस हुई है वो डेट भी तो आपने बताई थी। तो जिस दिन आपकी लिमिट क्रॉस हुई थी उस दिन से वो इफेक्टिव मान ली जाएगी आपकी आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पर अगर किसी बंदे ने 30 डेज में अप्लाई नहीं किया तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है ना कि अगर कोई 30 डेज में अप्लाई नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो उसकी जो आरसी में डेट लिखी होगी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, वही डेट ऑफ इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन होगी। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? जिस दिन उसे सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ, जो उसमें डेट लिखी होगी वही डेट मानी जाएगी। और जो 30 डेज में अप्लाई कर लेता है वो जिस दिन वो लिमिट क्रॉस करता है। इतना समझ में आ गया? सर ये पॉइंट क्यों उठाया आपने? मैंने कहा देखो यहाँ पे दो लोग हैं, एक फ्रेश बंदा है और एक एडजस्टिंग बंदा है। जो फ्रेश बंदा होगा उसे क्या करना है? फर्स्ट डे, पहले दिन ही डिसाइड कर लेना है कि मुझे कंपोजिशन स्कीम लेनी है या नहीं लेनी। भाई तू पहले दिन डिसाइड कर ले। उसने डिसाइड कर लिया मुझे लेनी है, तो अपने क्या करेगा? आरईसी 01 में जो पार्ट बी है, फॉर्म में पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, तो पार्ट बी में उस ऑप्शन में टिक कर देगा मुझे कंपोजिशन स्कीम लेनी है। समझ में आया या नहीं आया? आगे दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, मुझे बताओ एग्जिस्टिंग लोगों को कब लेनी है कंपोजिशन स्कीम? जो एग्जिस्टिंग है सर वो तो स्टार्टिंग में ले लेनी है। क्या ड्यूरिंग द ईयर वो लोग ले सकते हैं? मीनवाइल ड्यूरिंग द ईयर नहीं ले सकते, उनको तो स्टार्टिंग में लेनी है। और अगर स्टार्टिंग में लेनी है तो सीएमपी 02 फाइल करना पड़ेगा। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर सर किसी ने मान लो जीएसटीएन नंबर तो ले रखा है पर उसने इंटीमेशन नहीं की थी, ना आरईसी 01 में की थी, ना सीएमपी 02 फाइल किया था, और उसने पर जीएसटीएन नंबर ले रखा है। मुझे बताओ अगर जीएसटीएन नंबर ले रखा है, अगर उसने जीएसटीएन नंबर ले रखा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख से तो ऊपर है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख और 75 लाख से कम हो सकती है? यस। कुछ बातें समझ में आ रही है? 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 3। पहला क्वेश्चन क्या बना सर? एक फ्रेश आदमी, भैया जो भी फ्रेश आदमी हो जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे उसी दिन अपना क्या कर ले? आरईसी 1 फाइल कर दे। जो बंदा करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है वो करंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले बता दे सीएमपी 02 में। और जो मीनवाइल लेना चाहता है तो लॉ मेकर ने बोला है मीनवाइल जिसके पास जीएसटीएन नंबर है वो ले ही नहीं सकता, वो ले ही नहीं सकता। इसका मतलब कि क्रक्स क्या निकल के आया? एक बार ये पढ़ा दूं फिर एक चार्ट बना देता हूं। ये पहला वाला समझ में आ गया पॉइंट। दूसरा देखो क्या बोला, इंटीमेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। देखो बोला नहीं अब रजिस्टर्ड पर्सन, क्या बोला है? अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू पे टैक्स, मतलब ऑप्शनल है कंपोजिशन स्कीम पे करना, इलेक्ट्रॉनिक फाइल इंटीमेशन जीएसटीएन पोर्टल प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यस और नो? क्या मुझे ये बताओ ये इंटीमेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या है? इंटीमेशन बाय एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन। अगर इसको मैं बोलूं तो ये क्या है? इंटीमेशन बाय एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर कोई ऑलरेडी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसे प्रायर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या करना पड़ेगा? इंटीमेट। कौन से फॉर्म में? सीएमपी 02, जो कि यहां लिखा नहीं है, सीएमपी 02। आ गई बात समझ में? उसके बाद he shall also furnish the statement in the prescribed form। देखो बोला भी है statement prescribed in the form, और उसके लिए इन्होंने बोला है कि आपको रूल पढ़ना पड़ेगा 44 सब रूल 4, जो कि चैप्टर 8 आईटीसी में डिस्कस किया है। विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये क्या बात है भाई? असली में क्या है कि अगर किसी को भी, जो भी एग्जिस्टिंग पर्सन है, जो भी जीएसटी में क्या है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो बंदा जीएसटी के अंदर क्या है ऑलरेडी, बोलो रजिस्टर्ड है,
तो उस बंदे को क्या करना होता है, अपना आईटीसी डिक्लेरेशन देना होता है। इस पॉइंट को अगर मैं बोलूं, जो ये 60 दिन की बात कर रहा है ना, 60 दिन की जो बात कर रहा है, आईटीसी की बात कर रहा है। आईटीसी का मतलब क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी का मतलब क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी मैं चार्ट बनवा दूंगा, आपको बहुत बेटर क्लियर हो जाएगा। दुनिया तो ऊपर से पढ़ लेती है, हमें ऊपर से नहीं पढ़ना भाई। हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि अगर हम लोगों का यहाँ पे जो टॉपिक था, वो टॉपिक क्या था, इंटीमेशन करना, कि भाई अगर किसी को कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो रूल 3 और 4 बता रहा है कि आपको इंटीमेशन करनी होती है। और 4 में क्या लिखा हुआ था, 4 की हेडिंग क्या थी, इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। क्या इफेक्टिव डेट बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि सर, एक वो लोग हैं जो फ्रेश है, फ्रेश वाले लोग REC 1 में फाइल करते हैं, और सर जो एग्जिस्टिंग बंदा है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उसे ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसके प्रायर कमेंसमेंट होने से पहले GSTN पोर्टल में इंटीमेट करना पड़ेगा CMP 02 के अंदर। सर ये वाली क्या बात है 60 डेज की, बेटा 60 डेज ITC प्रोविजन बता रहा है। सर ITC क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मुझे बताओ, आप ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड थे अतुल, आप ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड थे। जो नया साल है, आपने कहा मैं कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूं, क्या आपको प्रायर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो थी, मुस्कान, CMP 02 फाइल करना होगा या नहीं करना होगा, करना होगा। तो आपने अपना CMP 02 फाइल कर दिया। CMP 02 तो फाइल करोगे ही करोगे, CMP 02 तो फाइल करोगे ही करोगे, पर क्या मुझे बताओ 31 मार्च का आपको पहले से पता होगा मेरा कितना स्टॉक है, नहीं। कुछ बात समझ में आ रही ना। एक बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, नए करंट फाइनेंशियल ईयर में वो CS लेना चाहता है कंपोजिशन स्कीम। सर लॉ मेकर ने तो बोला है प्रायर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इंटीमेशन कर दो। सर अगर वो प्रायर कर देता है, मान लो वो 10 मार्च को इंटीमेट कर देता है CMP 02 फाइल करके, तो उसे करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या मिल जाएगी, कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। मेरा कहना ये, क्या उसे अब ITC मिलेगा, जो भी उसकी इनवर्ड परचेज है, क्या उसे ITC मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या उसके पास 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा, नहीं पड़ा। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, कॉस्टिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा 31 मार्च को उसके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा। क्या जो उसके पास अब क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, क्या वो ITC उसका ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो वो उसे बताना पड़ेगा कि मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, इसका कितना ITC बनता है। वो कितने दिन में बताएगा, 60 दिन में। कब से 60 दिन में, कमेंसमेंट ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से 60 दिन दे दिए, देख लो 2 महीना दे दिया ऑलमोस्ट। कम दिया, ज्यादा दिया, ज्यादा ही दिया है भाई। तू 2 महीने में अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाल ले, हमें बता दे कितना तेरा स्टॉक पड़ा हुआ है। तेरे को उसका ITC नहीं मिलेगा जो 31 मार्च को तेरा स्टॉक पड़ा हुआ है प्रीसीडिंग, तो उसके लिए ITC फॉर्म जाएगा। सर अगर वो 60 डेज के अंदर का बता देता है जो मेरे पास इतना ITC है, हाँ, स्टॉक का, तो वो ITC उसका लैप्स हो जाएगा। और अगर नहीं बताता तो क्या उस फॉर्म की नॉन कंप्लायंस हो गई या नहीं हो गई। क्या लोग ऐसी नॉन कंप्लायंस कर देते होंगे, नहीं कर देते होंगे, कर देते होंगे। फिर उनकी पेनल्टी खत्म हो जाएगा, उसको मिलेगा नहीं। फिर उसे उसकी जो कंपोजिशन स्कीम है वो तो ठीक है, पर उसने गलत ITC अपना क्रेडिट लिया हुआ है। और आज की डेट में GSTN पोर्टल जब से बनाया गया है, तो सारा कुछ रिकॉर्ड कहाँ पे रहता है, GSTN पोर्टल में। तो क्या आपने गलत रिकॉर्ड नहीं दिखा रखा वहां पे, एक तरफ आपने CS ले रखी है, दूसरी तरफ अपना ITC भी दिखा के बैठे हो, ये तो गलत है ना। एक तरफ आप अपना पेपर एग्जाम कराते हो, दूसरी तरफ आप पेपर देने जाते हो, ये क्या ड्रामा है। पेपर एग्जाम करा रहे हो तो देने क्यों जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। फाउंडेशन पास हो गई, कह रही दोबारा जाऊंगी, अब ज्यादा लॉ पढ़ लिया है, ये क्या ड्रामा है। कुछ बातें समझ में आ रही है कि भैया जो तेरे को ITC नहीं मिलना वो भी तो बता दे। अगर नहीं बताएगा तो नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है। अब वो कह रहे हैं कि फायदा क्या हुआ, ITC तो मिलना नहीं था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मुझे ITC तो मिलना नहीं था, मैं इंटीमेट करा के भी क्या फायदा होगा। क्या कल मुझे बताओ ऐसा हो सकता है कि आपको कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ करनी पड़ जाए। यस सर, हो सकता है। बिल्कुल, देखो अपने पॉइंट से वो हटेगा नहीं, मैं अपने पॉइंट से हटूंगा नहीं। उसका क्वेश्चन ये था सर फायदा क्या हुआ जब उसका क्वेश्चन सही है, जब ITC मिलना ही नहीं तो इंटीमेशन करने का बेनिफिट क्या है।
वो तो डिपार्टमेंट को एक बेनिफिट हो गया। अगर देखें तो डिपार्टमेंट को बेनिफिट हुआ कि सर उनको पता लग गया कि मुझे ये आईटीसी नहीं मिलना, ये मेरा आईटीसी था। यही बात है। मैं कह रहा हूं क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दिन आपकी सीएस विड्रॉ हो जाए, कंपोजिशन स्कीम, हो सकता है। जिस दिन आपकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ होती है उसके लिए भी टाइम पीरियड है कि आपको अपना आईटीसी फाइल करना पड़ता है। आईटीसी मतलब आपको ये बताना होता है कि जिस दिन मैंने स्कीम विड्रॉ की है मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा था, मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा था। तो उस स्टॉक जो पड़ा था उसका क्या लेना चाहोगे आप? आईटीसी लेना चाहोगे। डिपार्टमेंट को इंटीमेट करोगे मेरे को इतना आईटीसी दे दे, मेरा 20 लाख का आईटीसी दे दे, मेरा 10 लाख का आईटीसी दे दे, 5 लाख का आईटीसी दे दे। डिपार्टमेंट आपको नहीं देगा, ठेंगा देगा। बोलो क्यों? क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी आप क्या है, आप कैसे प्रूफ करोगे कि मेरा ये स्टॉक था? भाई जब तेरे से पहले मांगा था तब तो तूने दिया नहीं, जब तूने सीएस लिया था तब तूने दिया नहीं, और अब तू कह रहा है मेरे पास स्टॉक है। हम कैसे चेक कर लेंगे तेरा ये स्टॉक का जो आईटीसी है तू सही बता रहा है? वो गलत हो सकता है ना। सर मेरा क्वेश्चन ये था, अब कंप्यूटर स्कीम ले ली उसने बता भी दिया आईटीसी है मेरे पास, बता दिया? अभी तो खैर नहीं बताया। नहीं मतलब कंप्यूटर लेने का फायदा क्या होगा जब उसके पास आईटीसी नहीं मिला? मेरा क्वेश्चन ये था, अब इसलिए आईटीसी बता दिया, ये लैप्स हो गया 6 महीने बाद नहीं बताया। ये बोलो ना कि एक बंदा कंपोजिशन स्कीम ले रहा है और अपने स्टॉक का आईटीसी का डिक्लेरेशन जो फॉर्म में जाएगा विद इन 60 डेज वो नहीं बताता, वैसे ही आईटीसी का क्रेडिट मिलना नहीं था और उसने डिपार्टमेंट को नहीं बताया तो उसको कोई फर्क पड़ा नहीं। कुछ समझ में आ रहा है ना? एक बंदे को अगर सीएस लेनी है तो जब वो सीएस लेगा तो वो अपना क्लोजिंग स्टॉक बताएगा कि मेरे पास उसका आईटीसी ये पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट को विद इन 60 डेज, कमेंसमेंट स्टार्ट होने से पहले। मैं कह रहा हूं उसने बताया ही नहीं। जब उसने नहीं बताया तो वो तो आगे कंपोजिशन स्कीम में अपना आईटीसी यूज भी नहीं कर सकता, वो तो अपना आईटीसी यूज भी नहीं कर सकता। अब मुझे बताओ कहीं ना कहीं वो जो स्टॉक है और उसका आईटीसी है, मान लो 30 लाख का आईटीसी है, स्टॉक 80 लाख का है, फिर वो बेच रहा है, क्या और भी तो स्टॉक खरीद रहा होगा? क्या हो सकता है कि उनके ऊपर टैक्स लग रहा हो? लग रहा होगा, मान लो लग रहा होगा, जरूरी थोड़ी ना कि ना लग रहा हो। मैं कोई टैक्स कंसल्टेंसी थोड़ी ना दे रहा हूं यहाँ पे। मान लो उनके ऊपर लग रहा होगा, क्या ऐसे कर करके आईटीसी और बढ़ गया होगा? क्या जो नया स्टॉक उसने खरीदा होगा उसके ऊपर भी आईटीसी होगा और जो पुराना था उसके पास उसके ऊपर भी था? पर सर हुआ क्या है कि उसके पास कंपोजिशन स्कीम है इसलिए उसको आईटीसी मिलना नहीं। वो कह रहा है भाई कोई दिक्कत नहीं। पर क्या हुआ, ऑन अ सडन उसका जो लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर वो क्रॉस कर गया। और अगर एग्रीगेट टर्नओवर जो लिमिट है अगर वो क्रॉस कर गई तो फिर क्या होगा? सर उस केस के अंदर उसे अब वो आईटीसी मांगेगा सरकार से। तो उसने नई परचेज की है उसका आईटीसी है और जो पुरानी थी उसका भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। अब जो वो इंटीमेशन देगा सरकार को कि सर ये मेरी स्टॉक, ये मेरा लाइन स्टॉक है और इसका ये मेरा आईटीसी है, तो क्या सरकार उसको वो आईटीसी देगी? नहीं देने वाली। सरकार उसको आईटीसी नहीं देने वाली। कोई सरकार कहेगी मेरे पास तेरे आईटीसी की डिटेल ही नहीं है, मेरे पास तेरे आईटीसी की डिटेल है ही नहीं, हम तुझे कैसे दे दें? तो नॉन कंप्लायंस बनता है। अगर उसने वो सीएस लेन के टाइम पे आईटीसी नहीं दी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो उससे बेनिफिट ये होता है, और मैं आपको और थोड़ा सा लेवल अगर आगे बता दूं थोड़ा और आगे, उसका बेनिफिट ये होता है, एक तो सरकार को ये पता है कि इसका उस दिन स्टॉक कितना पड़ा था। उसके बाद मैं आपको और चीज बताऊं कि जो लोग सीएस लेते हैं, कंपोजिशन स्कीम लेते हैं, जो जब उनके पास 2 लाख से ज्यादा का आईटीसी हो जाता है तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑथेंटिकेट कराने पड़ते हैं सीए से और सीएमए से। तो वो बंदे ऑथेंटिकेशन भी करते होंगे, तो मुझे बताओ वो ये भी नॉन कंप्लायंस कर रहा होगा? वो तो ये भी नॉन कंप्लायंस कर रहा होगा। और अगर मान लो नॉन कंप्लायंस कर रहा है, पहली बात मान लो नॉन कंप्लायंस कर रहा है, फिर तो उसे ना ये वाला ना पहले वाला। हम मान लेते हैं कि वो करंट का तो कंप्लायंस कर रहा था, तो क्या वो ऐसा जेन्युइनिटी प्रूफ दिखा देगा कि सर देखो मैं ये तो कंप्लायंस कर रहा था? और आपको प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं लग रहा कि अगर कोई बंदा उसके बाद 2 लाख से ज्यादा का आईटीसी हो गया, वो सीए से सर्टिफाई करवा रहा है, तो क्या सीए ये नहीं चेक करेगा उसका जीएसटी नंबर से कि पहले का क्या चल रहा है इसका? उसे पता लग जाएगा
इस गधे ने तो जब सीएस ली थी अपना आईटीसी इंटीमेट ही नहीं किया डिपार्टमेंट को, और 60 डेज के बाद वो वाला जो आईटीसी होगा वो तो लैप्स हो जाएगा, और अगर आज 60 दिन हो गए तो वो वाला जो आईटीसी होगा अगर वो गुड्स नहीं बिकते तो वो लैप्स है भाई, वो कोई भी नहीं लेके आ सकता वापस, कोई भी बंदा। क्या दुकान में ऐसा होता ही नहीं होता, कुछ माल कई बार बिकता ही नहीं और कपड़ों में ज्यादा होता है। सर मेरे को ये पूछना बहुत कपड़ा होता है जो पुराना स्टॉक माल स्टॉक ही रह जाता है, बिकता ही नहीं। हाँ जी क्या पूछ? सर जैसे अब इसने सीएस लिया, हाँ और उसी दिन उसने इंटीमेट कर दिया कि मेरे पास इतना स्टॉक है आईटीसी का, हम्म वो तो लैप्स हो गया। हम्म फिर एक साल बाद उसकी टर्नओवर एक्सीड होगी सीएस की, वो उस टाइम पे सीएस विड्रॉ करता है और ये भी बता देता है कि मेरे पास इतना आईटीसी है स्टॉक। अब हमें ये चेक करना है कि जिस दिन उसने पहली बार लिया था उस दिन वो एग्जिस्टिंग है या फ्रेश है, पहले तो ये बताओ, तो कोई सा भी लेना है ना? नहीं अगर फ्रेश है तो स्टॉक होगा ही नहीं, स्टॉक नहीं होगा तो एग्जिस्टिंग होगा, उसके पास होगा। हाँ उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर सर विड्रॉ करेंगे, जब सीएस विड्रॉ करेंगे तो उस दिन का और जो सीएस लेने के टाइम जो आईटीसी दोनों मिल जाएगा। नहीं जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका मिल जाएगा, जितना भी आईटीसी, हाँ जितना भी आईटीसी क्लोजिंग का मिलता है भाई, ठीक है। आईटीसी किसका मिलता है? क्लोजिंग का, ओपनिंग का नहीं। आप अकाउंटेंसी भी ऐसी कर, क्योंकि ओपनिंग में क्लोजिंग क्या होगा? प्लस होके आ रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये प्रायर वाला भी समझ में आ गया, प्रायर इंटीमेशन कौन लोग करते होंगे, और ये आईटीसी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्यों रखा हुआ है? आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्यों रखा है? जब स्विचिंग करोगे तो उस दिन ऐसा ना हो कि आपको आईटीसी डिपार्टमेंट देने से मना कर दे। उसके बाद ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो भी आप ऑप्शन अडॉप्ट करते हो वो कब से स्टार्ट होगा? कंपोजिशन स्कीम कब से स्टार्ट होती है? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से। कब से इफेक्टिव होती है? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। Thus, a person applying for registration can opt composition scheme at any time. जिस बंदे ने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए वो तो कभी भी अप्लाई कर ले, एनी टाइम, है ना? इन द फाइनेंशियल ईयर वो कभी भी कर ले। एंड कंपोजिशन लेवी इज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैंने बोला था ये आपको। आर रजिस्टर्ड पर्सन, आप समझ में आया? रजिस्टर्ड पर्सन कौन? एग्जिस्टिंग पर्सन। क्या ऑप्ट कर रहा है? कंपोजिशन स्कीम। From the beginning of any financial year, composition scheme shall be effective from the beginning of the said financial year. वो तो beginning से start होगी। तो अब आपको क्या चीजें समझ में आई? आप चार्ट बनाना चाहते हो, चार्ट बना लो, चार्ट बना लेते हैं। जो न्यू पर्सन है, जो पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहा है, वो तो फाइनेंशियल ईयर के बीच में कभी भी ले सकता है कंपोजिशन स्कीम। और जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको पहले लेना, वो उसको स्टार्टिंग में लेना, उसको पहले लेनी पड़ेगी। मैं असली में वो देख रहा हूँ आईटीसी का जो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, लिमिट कितनी थी? 2 लाख की लिमिट है, लिमिट 2 लाख की है, सेक्शन 18 है, पूरा लिखवाना पड़ेगा ना। मेरी बुक है क्या आपके पास? मेरी, अच्छा मेरी जीएसटी की बुक नहीं है ना किसी के पास भी? चलो मिल गया। आईटीसी 0 बन जाएगा, सेक्शन 18 है, रूल 40 लगता है। अभी लिखवा रहा हूँ इनमें से।
और सीए से सर्टिफाई कराना पड़ता है अगर 2 लाख से ज़्यादा का हो। स्टॉक की डिक्लेरेशन के लिए 90 डेज है, जो इसने नहीं बताया है। चलो ये देखो क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 पार्ट के अंदर बातें हैं यहाँ पे ज्योति, क्योंकि एक पार्ट किससे रिलेटेड है, इंटीमेशन से, और दूसरा पार्ट है इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी कौन से डेट की मानी जाएगी। तो हम भी 2 पार्ट कर लेते हैं। एक तरफ इंटीमेशन वाला, इंटीमेशन किस किस चीज के लिए इंटीमेशन करना है आपने, कंपोजिशन स्कीम के लिए, और दूसरी तरफ आपकी क्या होगी, इफेक्टिव डेट क्या मानी जाएगी कंपोजिशन स्कीम की। यही बात है ना। देखा जाए तो एक रूल 3 है और दूसरा रूल 4 है। रूल 3 कौन सा है, इंटीमेशन। ये रूल 3 है भाई, और ये रूल 4 है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं। इंटीमेशन, मुझे बताओ क्या फ्रेश रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है? तो फ्रेश रजिस्टर्ड पर्सन को बताओ क्या करना है, जो उसका फॉर्म है REG 01, उसके पार्ट बी में ही क्या कर देना है, मेंशन कर देना है कि मुझे क्या चाहिए, CS चाहिए, मुझे कंपोजिशन स्कीम चाहिए। तो उसको क्या मिल जाएगी, कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म होगी। बताओ सच सच, जैसे देखो अतुल भी पूछ रहा है, ऐसे प्लीज डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट करोगे अच्छा लगेगा। इतना समझ में आया तो बता दो, आपको कुछ और पॉइंट लग रहा है इसमें तो वो भी बता दो। फ्रेश बंदा था भाई, लेनी है तू REG 01 में बता दे। इसका बैकग्राउंड मैंने सेट किया था, बताओ इसका बैकग्राउंड क्या सेट किया था मैंने, कि सर सेक्शन 22 था। कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 22 था। तो सर सेक्शन 22 में आपने बोला था कि एक बंदे को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कब कराना होता है, जो उसकी सर थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती हैं, 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, ये लिमिट होती हैं उसकी। तो जैसे ही सर वो क्रॉस करता है, उसे 30 डेज के अंदर क्या करना होता है, डिपार्टमेंट को विद इन 30 डेज उसे अप्लाई करना होता है, विद इन 30 डेज। अगर वो अप्लाई कर देता है तो जो उसको RC मिलती है, REG 06 के अंदर RC मिलती है। RC का मतलब क्या है, GSTN नंबर मिलता है आपको। क्या नंबर मिलता है, GSTN नंबर मिलता है। तो अगर आप 30 डेज में, विद इन 30 डेज में अगर आप ज्योति बता देते हो, और उसके अंदर आपने क्या बता दिया था REG 01 के अंदर कि मुझे CS लेनी है, तो CS की जो डेट है, कौन सी डेट है, इफेक्टिव डेट, वो कब से मान ली जाएगी, जिस दिन से आपने वो लिमिट क्या की थी, क्रॉस की थी। आप समझ रहे हो, इफेक्टिव डेट उसी दिन से मान ली जाएगी। और अगर आपने आफ्टर 30 डेज किया अप्लाई, आफ्टर 30 डेज अप्लाई किया और उसमें बोला कि मुझे CS चाहिए, तो आपकी इस CS की इफेक्टिव डेट क्या मानी जाएगी, बताओ, जिस दिन आपको RC मिली वो आपकी इफेक्टिव डेट होगी। किस चीज की इफेक्टिव डेट है भाई, ये CS की। सर इससे हो क्या रहा है ये सब, इससे होना क्या है भाई, इससे ये होना है कि अगर मान ले यहाँ पे कि तेरी इफेक्टिव डेट ये आ रही है, अगर मान लो कि आपकी इफेक्टिव डेट ये आ रही है RC की, तो आपकी जिस दिन वो लिमिट क्रॉस हुई थी ना, जिस दिन वो लिमिट क्रॉस हुई थी, उसके बाद आप GST के टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते थे किसी से भी। कर सकते थे क्या, क्यों, कर तो सकते थे, क्यों, टैक्स इनवाइस ही तुम बना रहे होंगे ना, क्योंकि तुम तो CS बना ही नहीं सकते थे। थोड़ा सा ना रुक जाओ, दोबारा बता देता हूं। आपने मुझे सुनो, ये रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट थोड़ा टफ हो जाएगा, आप इतने ही ठीक है। बताऊं या नहीं बताऊं, कर दो ना क्लियर, है ना, फिर दिमाग में रहता। चलो दोबारा से बेटा, मेरा ये क्वेश्चन है कि सेक्शन 22 बोलता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए,
तो अगर एक फ्रेश बंदे को रजिस्ट्रेशन कराना होता है REC 01 में, तो वो बंदा क्या करता है? नहीं, वो बंदा REC 01 में ही बता देता है कि मैं CS लेना चाहता हूं। अब मैं ये कह रहा हूं ना कि भैया फ्रेश बंदा कौन होता है? जब उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जंप करेगी। अब एक बंदे की थ्रेशोल्ड लिमिट जंप कर गई, डेट ले लेते हैं 1 अगस्त, बिल्कुल सिंपल डेट ले लेते हैं, 1 अगस्त को एक बंदे की लिमिट जंप कर गई। किस चीज की लिमिट जंप कर गई? सर 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख। तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना है, बोलो ना रजिस्ट्रेशन कराना है। मुझे बताओ CS कौन ले सकता है? जो बंदा रजिस्टर्ड होगा। क्या जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है? नहीं, बिग नो है, ले ही नहीं सकता ना। पहली कंडीशन ही ये है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन ये आया ना, देखो थोड़ा टेक्निकल है, बट अगर आप समझोगे तो एप्रिशिएट भी करोगे कि सर CS वही बंदा लेता है जो रजिस्टर्ड होता है GST में। मैं कह रहा हूं भाई रजिस्टर्ड कब होगा पहले ये तो बता दे। सर जब वो लिमिट क्रॉस करेगा थ्रेशोल्ड। लिमिट क्या है मुस्कान? 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख। सर ये हमें कैलकुलेट करनी नहीं आती भाई, पढ़ाएंगे। रजिस्ट्रेशन का चैप्टर कहां पढ़ाया? मैं तो बस एक क्वेश्चन आया दिमाग में वो पूछ रहा हूं आपसे। थोड़ा दिमाग खनक जाएगा आपका, समझ में नहीं आएगा आपके, पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो एप्रिशिएट भी करोगे समझने के बाद। क्या बात बताई है सर ने। अब जैसे ये लिमिट क्रॉस हुई आपको GSTN नंबर लेना है। आपने जब वो GSTN नंबर के लिए आप एप्लीकेशन लगाते हो तो अपने REC 01 में ही बता दो कि मैं CS लेना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जैसे ये लिमिट क्रॉस होती है तो उसके कितने टाइम पीरियड में रजिस्ट्रेशन कराना होता है? 30 डेज में कराना होता है। क्या हो सकता है कई लोग 30 डेज के बाद कराएं? हो सकता है। सर इससे क्या होगा? बेटा अगर आप 30 डेज में कराओगे तो जो आपको RC मिलेगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, GSTN नंबर मिलेगा, जैसे पैन नंबर मिलता है। CMA का रजिस्ट्रेशन लेते हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है नहीं मिलता? तो उसी तरीके से यहाँ पे GSTN नंबर मिलता है। जो GSTN नंबर मिलता है वो कौन से फॉर्म में मिलता है? REC 06 के अंदर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वो RC आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब से इफेक्टिव होगा, वो डेट कब से इफेक्टिव होगी? सर वो उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगी। किस दिन से इफेक्टिव हो जाएगी? जिस दिन हमारी लिमिट क्रॉस हुई थी। जिस दिन हमारी लिमिट क्रॉस हुई थी, अगर मैंने 30 डेज में रजिस्ट्रेशन करवाया, क्या मैंने उस रजिस्ट्रेशन में ये भी मेंशन किया है कि मुझे CS चाहिए? यस। तो जो मेरी कंपोजिशन स्कीम होगी वो कब से इफेक्टिव होगी? सर जिस दिन आपकी लिमिट क्रॉस हुई थी। अब जिस दिन मेरी लिमिट क्रॉस हुई थी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उस दिन मेरे पास GSTN नंबर तो था ही नहीं। क्या मेरे जितने भी बिल कटे होंगे विदाउट GST होंगे? अब आप बोलोगे सर वैसे भी कंपोजिशन स्कीम में GST नहीं लगता। चलो GST नहीं लगता ये तो बात सही है, पर मुझे बताओ जितने भी मेरे बिल कटे हैं फिर क्या वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट हो जाएंगे उस क्वार्टरली में जो मुझे टैक्स पे करना है कंपोजिशन में? यस। आगे बात सुनो, कोई डाउट है? अब मुझे ये बताओ कि जो मैं टैक्स पे करूंगा, क्या पे करूंगा? टैक्स पे करूंगा, तो मेरी इफेक्टिव डेट क्या है? 1 अगस्त है। 1 अगस्त से लेके जब तक मेरे को RC नहीं मिली थी, 1 अगस्त से लेके जब तक मेरे को RC नहीं मिली थी, सोच के देखना क्या उन बिल का रिकॉर्ड तो मेरे पास होगा? क्या मुझे अब उनको रिवाइज करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा? इनवाइस को करना पड़ेगा। पर यहाँ पे अगर मैं उनको बस क्या करूं, असली में उनको क्या करना है? कंसोलिडेटेड कर लेना है। उनको क्या कर लेना है? जितनी भी इनवाइस आपने 1 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक, मान लो 16 अगस्त को RC मिली है, तो 1 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक जितनी भी आपने इनवाइस काटी, बिल जितने भी काटे, उसकी क्या करना है? कंसोलिडेटेड इनवाइस बना लेना। कौन सी इनवाइस बनाना? बिल ऑफ सप्लाई वाली बना लोगे। अब वो बनाने का बेनिफिट क्या होगा? आपकी टर्नओवर में आ जाएगा कि जी इसने इतना माल बेचा, वरना वो छूट जाएगा कैलकुलेशन में। कुछ बात समझ आ रही है? इसमें तो कुछ हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिस बंदे ने 30 दिन के बाद किया उसके पास तो जब GST नंबर आया होगा उसी डेट से CS क्या हो गया? इफेक्टिव हो गया। वो तो उस डेट के बाद जितनी भी इनवाइस काटेगा, बिल ऑफ सप्लाई की काटेगा, वही उसकी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगी। कोई डाउट इसमें? नहीं। अब इसका और ऊपर वर्जन ले लूं एक और। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो कोई बंदा CS नहीं लेता, अगर कोई बंदा CS नहीं लेता
तो क्या होता, जिस दिन उसकी लिमिट क्रॉस होती, ये 40 लाख 20 लाख 10 लाख, जिस दिन उसकी लिमिट क्रॉस होती तो उसको 30 दिन में अप्लाई करना होता। अगर वो 30 दिन में अप्लाई कर लेता तो क्या होता सर, जिस डेट को उसकी लिमिट क्रॉस हुई थी उस दिन से उसका जीएसटी नंबर मान लिया जाएगा। और मुझे बताओ 1 तारीख से उसका जीएसटी नंबर मान रहे हो, और जीएसटी नंबर आया कब है उसके पास, 16 तारीख को। क्या उसको अपने 15 दिन पहले ही पता था कि मेरे को ये जीएसटी नंबर मिलेगा? नहीं पता था उसको नहीं पता था अपना जीएसटी नंबर। क्या बहुत सारे लोगों को उसने बिल काटा होगा या नहीं काटा होगा? काटा होगा। क्या उन चीजों की, अब उनको तो बिल देने जाएगा नहीं वो, अगर कस्टमर होंगे भाई मैं तुम्हें दोबारा बिल दूंगा, मेरे पास जीएसटी नंबर आ गया। जबकि उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, जिस दिन वो लिमिट क्रॉस हुई। अगर विद इन 30 डेज किया तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, उस केस के अंदर वो रिवाइज इनवाइस बनाएगा, कंसोलिडेट कर देगा मैंने जितने भी बिल काटे। क्या उस बिल के अंदर उसकी आउटवर्ड सप्लाई भी होंगी, और कुछ बिल ऐसे भी होंगे जो उसकी इनवर्ड सप्लाई के होंगे। जो इनवर्ड सप्लाई के बिल होंगे, क्या उसे अब उसमें आईटीसी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले रहा, मिलना चाहिए ना, क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट कब से इफेक्टिव हो गई है, 1 अगस्त से हो गई है। पर वो तो तभी मिल पाएगा जब वो अपने जितने भी उसने इनवर्ड सप्लाई की है उनको बोलेगा कि मेरे को एक रिवाइज क्या करो, इनवाइस काट के दो कि मैंने इतना जीएसटी पे किया। तो वो सारे सप्लायर क्या करेंगे, उसको उसका जीएसटी नंबर पूछेंगे उससे, और एक रिवाइज इनवाइस क्या होगी, इशू होगी, जिससे कि वो अपना आईटीसी बुक कर पाएगा, अदरवाइज वो आईटीसी बुक नहीं होगा। अब कुछ समझ में आया? इतना बहुत है, आगे नहीं बताना, इतना बहुत है। वैसे मेरे को ये सब बताना नहीं था, मेरे को बाद में पता लगा ये मैं बता ही क्यों रहा। पर आप अप्रिशिएट करोगे अगर आपको ढंग से समझ में। और अगर आपको सोचो आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन क्लियर है, आपको आईटीसी प्रोविजन क्लियर है, तो आप ज्यादा अप्रिशिएट करोगे भाई क्या बात बता दी। तो कई बातें भी ऐसी होती हैं जो रिवीजन के टाइम पे बेटर क्लियर होती हैं। अभी के लिए एक प्राइमा फेसी क्लियर हो गया कि क्या बात है। क्या आपको नहीं लग रहा जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा और अगर वहां पे कंपोजिशन स्कीम कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे सेक्शन 10 वहां पे पढ़ाऊंगा, यहाँ कनेक्ट करूंगा रजिस्ट्रेशन में, और क्लियरिटी बढ़ेगी। आईटीसी पढ़ाऊंगा, रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन दोनों कनेक्ट कर दूंगा, ट्रिपल क्लियरिटी बढ़ जाएगी। क्या लॉ को लिंकेज करके पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा। पढ़ लिया हो गया। और बेटा टैक्स पढ़ा रहे हैं, दुनिया क्या कहती है कि भाई साहब टैक्स तो पढ़ा ही रहे हैं सर, बाकी के पेपर भी और पढ़ा रहे हैं। भाई बाकी के तो लॉ के हैं, टैक्स के पेपर में देख तुझे क्या इंटरप्रिटेशन दिखा रहे हैं, बाकियों में तो देखिए तुझे क्या दिखाएंगे। क्योंकि टैक्स को पढ़ाने के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए ना, बिना एक्सपीरियंस के ऐसे नहीं हो पाएगा काम। अतुल ज्यादा समझ रहा होगा, हम कहाँ तक चले। ठीक है भाई, अभी आईटीसी नहीं घुसाया इसमें ज्यादा, बस आपको एक रेलेवेंस बता दी असली में चक्कर क्या है। अब दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं ज्योति कि वो बंदा है जो ऑलरेडी किसमें है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। एडजस्टिंग क्या लिख सकते हैं इसको कि एडजस्टिंग क्या है, एडजस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर भाई कोई बंदा एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है, ऑलरेडी जीएसटी के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है, तो उसको क्या करना चाहिए बोलो। उसको तो प्रायर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या करना चाहिए, इंटीमेशन देनी चाहिए। और वो कौन से फॉर्म में देता है, ये बुक में नहीं बताया, मैं लिखवा रहा हूँ, CMP 02 फॉर्म, वो इंटीमेशन दे देता है। और क्या इसको अपने आईटीसी की डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग वाले को? यस, एग्जिस्टिंग वाले को अपने आईटीसी की डिक्लेरेशन देनी होगी। तो कौन से फॉर्म में देते हैं, ये भी, इसके लिए भी फॉर्म है ITC 01। अभी से ना फॉर्म याद हो जाएगा। कितने टाइम में ये डिक्लेरेशन जाती है, 60 डेज में जाती है। और ये 60 डेज कहाँ से हैं,
कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वहां से, ठीक है ना, 60 डेज है। क्या स्टॉक की भी एक इंटीमेशन जाएगी? स्टॉक की भी क्या डिटेल्स उसे फर्निश करनी होगी? वो वहां पे नहीं लिखा हुआ था, मैं लिखवा रहा हूँ। यस, कितने दिन में? 90 डेज में। और ये भी 90 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑप्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑप्शन। अभी बता रहा हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हो? स्टॉक के बाद क्या लिखा है? हाँ, स्टॉक के बाद लिखा हुआ है जी, ध्यान से सुने, डिटेल्स। स्टॉक के बाद क्या लिखा है? डिटेल्स। डिटेल्स फर्निश्ड। आपको अपने स्टॉक की डिटेल क्या करनी होगी? फर्निश करनी होगी। कितने दिन में फर्निश करनी होगी? 90 डेज में। कहां से? जहां से आपने ये स्कीम ली। कहां से करनी होगी? जहां से आपने ये स्कीम ली। एक पॉइंट और लिख लेना, एक आपने इंटीमेशन दे दी, दिल्ली वाली ब्रांच ने इंटीमेट कर दिया जीएसटीएन पोर्टल में हम कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं। क्या सारी ब्रांच के लिए कंपोजिशन स्कीम अप्लाई होगी? पूरे पैन इंडिया जितनी ब्रांचेस हैं? यस, विद सेम पैन। तो एक नोट और लिख लेना, वन इंटीमेशन एप्लीकेबल फॉर वन इंटीमेशन एप्लीकेबल फॉर all places in case of same pen, for all places in case of same pen, in case of same pen। मुस्कान, डर तो नहीं लग रहा आप एग्जीक्यूटिव में? भाई इतनी लंबी क्लास है। ये तो अभी शुरुआत है मुस्कान। सर मैंने आपको बोल दिया ना, बस आप करवाते रहो, ठीक है? जो आप बोलोगे वही करना है बस मुझे। तो ये इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या आप खुद से निकाल लोगे कौन से केस में क्या होगी? तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप निकाल सकते हो। जो लोग फ्रेश रजिस्टर्ड पर्सन होते होंगे उनकी इफेक्टिव डेट क्या होती होगी? जो बिल्कुल फ्रेश होते होंगे। सर जब वो क्या कहां पे मेंशन कर देते हैं? REG 01 के अंदर, ठीक है ना? पर मैंने REG 01 का भी खेल बता दिया। अगर उसके अंदर वो 30 डेज और 30 डेज के बाद का, देखो ये चीज नहीं बताई कहीं पे, तो ये चीज मैंने बता दी अंदर कि अगर वो 30 डेज में कर लेगा तो भाई जिस दिन उसने लिमिट क्रॉस की उस दिन से ही उसका CS इफेक्टिव माना जाएगा। और अगर उसने आफ्टर 30 डेज किया तो जिस दिन RC मिली होगी 06 में उस दिन से उसका CS इफेक्टिव माना जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उनका कब से माना जाएगा? क्योंकि दो ही लोग हैं ना, जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उनका कब से माना जाएगा? एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है, उनकी इफेक्टिव डेट कब से मानी जाएगी? ये नहीं लग रहा आपको? ये जो लिखा हुआ है, ये नहीं, सॉरी, उनकी कब से मानी जाएगी? उनकी मानी जाएगी 1 अप्रैल से, या हम बोल सकते हैं कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, है ना? कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर उनकी कब से मानी जाएगी? कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वो 1 ही अप्रैल होगा देखा जाए तो, क्योंकि उस बंदे ने पहले ले लिया, 1 अप्रैल से उसकी डेट होगी। अगला रूल करना, एग्जिस्ट, अच्छा फ्रेश वाले का, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो फ्रेश वाले का बताते हैं। बच्चे ने पूछा सर फ्रेश जिसने फ्रेश GST में रजिस्ट्रेशन लिया तो उसने अपने REG 01 में इंटीमेट कर दिया। अब अपने REG 01 में बता दिया मुझे CS लेनी है, भाई ठीक है। अब भाई तूने CS लेनी है, तूने REG 01 अप्लाई किया है, तूने कब अप्लाई किया है? क्योंकि तूने वो लिमिट क्रॉस कर ली। तूने क्या कर ली? लिमिट क्रॉस कर ली, 10 लाख, 40 लाख, 20 लाख वाली। अगर तूने 30 डेज में अप्लाई किया होगा तो तेरी RC कब से इफेक्टिव मानी जाएगी? जब तूने क्रॉस किया था, जब तूने लिमिट क्रॉस की थी, जिस दिन क्रॉस की थी उसी दिन CS इफेक्टिव। और अगर आफ्टर 30 डेज किया था तो जो तेरी RC में डेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में डेट है, उसी दिन से तेरा CS इफेक्टिव हो जाएगा। अगला रूल कर लेते हैं। रूल कौन सा है? 5। रूल 3 हो गया, 4 हो गया, 5 कर लेते हैं।
5 देखो, 5 में बड़ा मजा आ जाएगा। रूल 5 की हेडिंग देखो क्या लिखी है, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी। क्या आपको ऑलरेडी सेक्शन 10(2) में कंडीशन बताई थी, नहीं बताई थी? क्या 10(2) के अंदर बता रखा था कि इन लोगों को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती? और यहाँ पे भी यही कह रहा है ज्योति, क्या कह रहा है? कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है कंपोजिशन के लिए। क्या मुझे बताओ, जो बंदा सीटीपी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, क्या उसे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 डिफाइन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। किसने डिफाइन किया? सेक्शन 2 क्लॉज 20 चलता है ना, ठीक है ना, आजकल बड़े 20 चल रहे हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 ने डिफाइन कर रखा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स सर्विसेज और बोथ। जो बंदा क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। क्या सप्लाई कर रहा है? गुड सप्लाई कर रहा है। क्या सप्लाई कर रहा है? सर्विस सप्लाई कर रहा है या बोथ सप्लाई कर रहा है। कहाँ सप्लाई कर रहा है? विद इन द टेरिटरी। वो स्टेट हो सकती है, यूनियन हो सकती है, आगे बात समझ में, उस टेरिटरी में वो सप्लाई कर रहा है, बट नॉट हैविंग अ परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस। इस बंदे का कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। असली में हिंदी में बताऊं तो कौन होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? आप हिमाचल में रहते थे, अब आपको पता लग गया सर्दियां आ गई, तो सर्दियों में लोग क्या है, विंटर्स के कपड़े बहुत ज्यादा लेंगे, और हिमाचल में क्या है, बहुत अच्छा कपड़ा आता है। आगे बात समझ, जो वहां पे कपड़ा मिलता है, क्लॉथ मिलता है जो वहां पे, तो वो बड़ा अच्छा आता है। तो वहां के लोग क्या करते हैं, हैंडमेड विंटर क्लॉथ्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो आपने सुना होगा नेपाली भी तिब्बत मार्केट से लगती है, तो ये लोग अपने वहां से कपड़े बना। अच्छा ये मुझे बताओ, जो तिब्बत मार्केट लगती है क्या ये पूरे साल होती है? नहीं, ये सर्दियों में लगती है, अपने सीजन में लगती है, पार्क में लगा लेते हैं। बच्चा बताया तंबू गाड़ इधर ही लगी है, तंबू गाड़ के। और कई ऐसी मार्केट है जहाँ पे मार्केट के बाहर लगाने, अपने स्टॉल लगाने स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ हाई फाई मार्केट है वहां पे भी लगाने स्टार्ट कर देते हैं, जिसके हिसाब से इनका प्रोडक्ट है। अब मुझे बताओ, वो हिमाचल से बंदा कहाँ आ गया? सर दिल्ली आ गया, हरियाणा आ गया बेचने के लिए। सर पूरे साल नहीं रहेगा यहाँ पे, कुछ टाइम पीरियड के लिए। जितना वो माल लाया ना, जिस दिन वो माल खत्म वो निकल लेगा, या जिस दिन वो माल बिकना, सीजन खत्म। अब भैया बाहर 40 डिग्री चला गया, कौन खरीदने लगा? वो कोई नहीं खरीदने लगा। और वो अकेला बैठ के फिर क्या करेगा? उसके सारे साथी भी चले गए, मतलब सीधी सी बात है ना, है भाई। आपको बोला 6 घंटे चल, तू 6 घंटे में पेपर कर, भाई सब चले गए। उस 4 घंटे बाद फिर तुम भी कहोगे अब रहने दो यार, 6 घंटे कौन बैठ के कर रहा है पेपर। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं जिनका परमानेंट फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। वो वहां पे कुछ दिनों के लिए आते हैं और अपने गुड्स को और सर्विसेज को देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं अभी के लिए, जो सेक्शन 220 में लिखा है, जिन लोगों का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है जहां पे वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती। जो लोग नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, एनआरटीपी, देखो बोला ना, ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में बताएंगे। देखो या तो मैं आपको ये बोलूं भाई देखो अभी रट्टा मार लो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, रट्टा मार लो, इनको सीएस नहीं मिलेगा। या तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो मैंने क्या बताया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? जिनका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन है? जिसका पूरे इंडिया में बिजनेस नहीं है, जो बाहर से आया है। असली में मैं बोल सकता हूँ ये बंदा फिरंगी है। नॉन टैक्सेबल पर्सन कौन है? फिरंगी। और ये जो था ये अपना आदमी था। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन था? अपना आदमी। आप ऐसी सपना देखो, आप हिमाचल में रहते थे, सर्दियां आ गई, विंटर्स आ गए, आपने कहा दिल्ली में जाके कपड़े बेचेंगे, तो आपका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है यहाँ पे, आप सीटीपी हो गए। आप फॉरेन कंट्री में रहते हो, आपने कहा भाई सर्दियां आ गई है, दिल्ली में माल बिकेगा अपना, आप दिल्ली आ गए माल बेचने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन रेजिडेंट। असली में नाम से पता लग रहा है नॉन रेजिडेंट, जो इंडिया का रेजिडेंट है ही नहीं। पर कौन सा बंदा हो गया? टैक्सेबल पर्सन हो गया, मतलब इसको रजिस्ट्रेशन कराना होता होगा।
अगर मैं बताऊं तो इनके लिए सेक्शन 24 बना हुआ है और सेक्शन 24 में लिखा है कि एनआरटीपी, एनआरटीपी समझ गए ना, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। सेक्शन 24 में लिखा है सीटीपी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है इसमें? ज्योति पक्का? 24 सेक्शन 24 में लिखा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। ये कमर में दर्द हो गया, 1 मिनट, बहुत टाइम हो गया। ऐसे जैसे कोई कीड़े काटने लग गए, ऐसे होने लग गए, ऐसे यहाँ कहीं पता नहीं कहाँ का दर्द हो रहा है। पर चक्कर वही ना, आप मेरे से पढ़ लेगा, मतलब देखा जाए तो बच्चे को बस ये बोल दो सीटीपी याद कर ले, एनआरटीपी, डिस्कशन, रजिस्ट्रेशन। पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ग्लिम्स पता होना चाहिए ना, कोई है क्या? पूरा बाद में बताना सर, ट्रेलर तो दिखा दो। हाँ, ठीक है, ऐसे बच्चे देख लो अभी। पर ऐसे मुस्कान हर कोई नहीं होता ना, आप जैसा बच्चा हर कोई नहीं। कोई बच्चे तो ये समझते हैं भाई क्यों बताया सर आपने कैजुअल टेक्सुअल पर्सन होता है, सर आपने सेक्शन 220 भी बताया, सर आपने ये क्यों बताया कि इसको सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। नालायक, जब तू रजिस्ट्रेशन पढ़ेगा तेरे को ऑलरेडी ट्रेलर पता होगा, है ना। चलो, जो लोग 9-4 में, जो लोग क्या है 9-4 में रिवर्स चार्ज में, उनको भी क्या है कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। और 9-4 में आज की डेट में बस एक ही सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? रियल एस्टेट सेक्टर। ये अगर जैसे 16 लिखा है, 16 अगर यहाँ नहीं, नीचे देखो ये पूरा लिखा हुआ है, ये आ गया ना बिल्डर्स 80%, तो ये रियल एस्टेट सेक्टर है। तो समझ गए आप 16 का मतलब क्या था, नीचे मार्जिन में बता रहा है वो, समझा रहा है। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है अगर 9-4 वाला है तो उसको भी नहीं मिलेगा। फिर उसने दोबारा बता दिया 9-3 9-4, दोबारा क्या, दोबारा लिख दिया, पर इस बार दोबारा जो लिखा, क्या लिखा है, ऑन इनवर्ड सप्लाई, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, इनवर्ड सप्लाई। ऊपर 9-4 है और नीचे 9-3 और 9-4 वाले, मतलब कि अगर आप इनवर्ड सप्लाई में एज अ रिवर्स चार्ज पे कर रहे हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिलनी नहीं। वैसे देखा जाए तो मैं ये बोलूंगा 9-4 ऑलरेडी ज्योति कवर था, ये ओवरलैपिंग की है इसने। 9-4 यहाँ लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, जब एक बार आपने 9-4 बोल ही दिया है तो वो हर किसी केस के लिए हो गया, ठीक है ना। और ये 10(2)E क्या है, सेक्शन ही था ना, सेक्शन 10(2)E, और ई में क्या लिखा हुआ है देखो, टिप, और टिप से क्या था, टबैको, आइसक्रीम और पान मसाला। क्या ये हमें सेक्शन 10(2)E के अंदर बताया था, नहीं बताया था, बता रखा। तो समझ में आ गया सब, कितने बता दिए इन्होंने, ज्योति काउंटिंग कर रही है। पहला क्या बताया था, सीटीपी एनआरटीपी, दूसरा क्या बताया 9-4, तीसरा 9-3 लिख लो, चौथा 10(2)E, 10(2)E क्या है, टिप, टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला। कौन सा बंदा पर, मैन्युफैक्चरर होना चाहिए भाई, ट्रेडर नहीं, मैन्युफैक्चरर। कौन सा रूल था ये, रूल 5।
तो रूल 5 क्या बोल रहा है? पहला, हाँ जी, CTP NRTP। दूसरा, हाँ जी, दूसरा कौन सा है? 9-4। तीसरा 9-3। अब पेपर में आए तो आप लिख के भी आ जाओ 9-4। इनवर्ड सप्लाई की बात कर, रिवर्स चार्ज। फोर्थ 10 सेक्शन 10(2)E, मतलब टिप, टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला। पांचवा बताओ, पांचवा क्या होगा? जो बंदा क्या कर रहा है? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ, बताओ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ क्या आएगा? बोलो, गुड्स आएगा ना? क्या मैं बोल सकता हूँ? अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे सेक्शन 10(2) वाले लिख सकता हूँ सारे, तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वाला आएगा। कौन से गुड्स? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, बोला था ना उसने, आउटवर्ड सप्लाई। क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो इनवर्ड है, जो बंदा इनवर्ड सप्लाई ले रहा है, ऑफ किसकी बोल रहा हूं? गुड्स की। किस पे ले रहा है? इंटर स्टेट। क्या उसको CS मिल जाएगा? यस। पर जो ये वाला बंदा है, इसको CS नहीं मिलना, इसको CS मिल जाएगा। आपकी दुकान है, आप हरियाणा में बैठ के दिल्ली में माल बेचोगे तो CS नहीं मिलेगा। पर अगर हरियाणा वाला बंदा यूपी वाले से माल मंगवा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इनवर्ड सप्लाई है, मंगवा जितना मंगवाना। समझ में आ रहा है कुछ? छठा क्या था? सर्विस के रिगार्डिंग था। सर्विस वाला बंदा क्या कर सकता है? इंटर स्टेट सप्लाई कर सकता है अपनी सर्विस। यस, कर सकता है ना? यस। क्या वो इनवर्ड सप्लाई ले सकता है? यस, दोनों केस में यस, तो भी उसे CS मिलेगा। ये सर्विस है और ये गुड्स की कहानी। और ज्योति, और कौन थे? बस। और भी होंगे तो लिख लेना वहां से, ठीक है? सेक्शन 10(2) वाले आप और भी लिख सकते हो। और आप क्या लिख सकते हो कि जो भी बंदा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन होगा, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन बोल रहा हूं मैं, दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, कहीं आप अलग लिख, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन होगा जो भी बंदा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन होगा, उसको क्या करना पड़ेगा? अपना एक साइन बोर्ड, मतलब कि अपनी दुकान के बाहर साइन बोर्ड बोलते हैं ना उसको, तो वो साइन बोर्ड पे डिस्प्ले करेगा, उस साइन बोर्ड के अंदर क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा। आगे बात समझ में? और नोटिस भी लगा सकता है, कई दुकानों में देखोगे तो नोटिस भी लगा हुआ होता है, तो या तो साइन बोर्ड पे डिस्प्ले कर दे, या तो जहां बिलिंग काउंटर होता है ना, वहां पे नोटिस लगा हुआ, कभी देखना, GSTN नंबर लिखा होगा और साथ में लिखा होगा कंपोजिशन डीलर। मैं आपको फोटो भेज दूंगा जिस बंदे ने लगा रखा है ऐसे। आगे बात समझ में? या तो कहीं उन्हें बाहर ही लिखा हुआ है अपना। और एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो, जो बंदा कंपोजिशन स्कीम में होगा, क्या उसे हर साल इंटीमेशन करनी हो, या एक बार इंटीमेशन कर दी तो वो हर साल के लिए इंटीमेशन होगी जब तक वो विड्रॉ नहीं कर देता। समझ में आया कुछ? आपने एक बार बोल दिया मैंने CS ले ली,
अगले साल आपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट नहीं किया कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, तो मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके अगले साल भी आपने डिपार्टमेंट को नहीं किया, तो मान लिया जाएगा। क्या मतलब हर साल इंटीमेशन करना होगा, या एक बार इंटीमेशन कर दी जिंदगी भर के लिए होगी, जब आपको विड्रॉ करनी हो तो इंटीमेट करो। यस, यही कहानी है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट में लिख लो, कंपोजिशन सप्लायर, कंपोजिशन सप्लायर is not required to file fresh intimation every year. नेक्स्ट कौन सा रूल आ गया? ये रूल कंप्लीट हो गया, ठीक। रूल 5 क्या था? ठीक है, सीधे बोले तो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, इन लोगों को नहीं मिलता। अब रूल 6 क्या है, देखो क्या, मुझे बताओ सेक्शन 10(3) इसके साथ क्या हमें ये रूल पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ना चाहिए था? क्या जो सेक्शन 10(2) था, क्या उसके साथ रूल 5 पढ़ना चाहिए था? यस। आगे बात समझ में। अब देखो ये रूल क्या है, वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी। ये कंपोजिशन लेवी आपकी कब तक वैलिड होगी, है ना भाई, कब तक रहेगी ये वैलिड? क्या मैंने सेक्शन 10(3) में कुछ लिखवाया था? क्या लिखवाया था 10(3) में? बोलो ज्योति, बोलो क्या लिखवाया था? अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 लाख और देखो यहाँ पे लिखा है ना, और 75 लाख को क्रॉस कर जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्कीम विड्रॉ करनी पड़ेगी। और बस यही था, ठीक है, इंटीमेशन। वेरी वेरी गुड। चलो लिखें फिर, हेडिंग लिख ली आप लोगों ने? हेडिंग लिख लो एक बार, मेरे साथ चार्ट बनाते हैं। बस यही लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, क्योंकि उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट अगली क्लास में करेंगे उसके साथ। तो कौन सा रूल है? रूल 6। रूल 6 में देखो क्या है, मैं चार्ट बना रहा हूं, आपने हेडिंग लिख ली, कंपोजिशन लेवी। इसका वैलिडिटी पीरियड बता रहा है। अगर देख, जैसे हम एक रिचार्ज नहीं कराते तो उसका वैलिडिटी पीरियड होता है, तो उसी तरीके से इसका वैलिडिटी पीरियड है, ठीक है ना। वैलिडिटी पीरियड कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट में। चार्ट 4 पार्ट में जो थी, 4 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट है कंडीशन ऑफ कंपोजिशन सेटिस्फाइड। कंडीशन ऑफ कंपोजिशन स्कीम सेटिस्फाइड। अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, मतलब क्या समझे, कि जो सेक्शन 10(2) है, और कौन सा रूल था 10(2) के साथ? रूल 5। आप इसमें आ ही नहीं रहे, है ना भाई। अगर 10(2) और 10(5) में आप आ ही नहीं रहे, तो जब तक क्या है आपकी, क्या है, CS वैलिड रहेगी, है ना भाई। जब तक आपकी कंपोजिशन स्कीम वैलिड रहेगी, 10(2) और 10(5) में आप आ ही नहीं रहे, वैलिड रहेगी। कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड क्या मतलब इसका? 10(2)
हाँ, तो आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तो आपको क्या करना पड़ जाएगा फिर, पे टैक्स एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, है ना, पे टैक्स एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर। अब क्या इशू करोगे, इशू टैक्स इनवॉइस। क्या इशू करोगे, टैक्स इनवॉइस। सेक्शन पता है ना, 31 सब सेक्शन 1 में लिखा है। विद इन 7 डेज क्या फाइल करना होगा, विद इन 7 डेज, हाँ, विद इन 7 डेज फाइल जीएसटी फॉर्म, ऐसे लिख के आना पेपर में, जीएसटी फॉर्म CMP 04, पूरा ज्योति ऐसे लिख के आते हैं, जीएसटी फॉर्म CMP। ये CS के एग्जाम में आया भी था, MCQ में क्वेश्चन, बच्चों को आया ही नहीं है क्वेश्चन। हाँ, टैक्स भी MCQ, मजे आ गए। थर्ड देखो जी, थर्ड क्या है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आगे बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। थर्ड देखो क्या, थर्ड है जी सेल्फ विड्रॉल। क्या आप सेल्फ विड्रॉल कर सकते हो, ये हेडिंग है थर्ड की, सेल्फ विड्रॉल। क्या आप CS की स्कीम को सेल्फ विड्रॉल कर सकते हो, तो आंसर क्या है, आंसर क्या है बताओ, यस, आंसर इज यस, कर सकते हो। तो बिफोर द डेट ऑफ विड्रॉल, बिफोर द डेट ऑफ विड्रॉल, विड्रॉल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन वही, फाइल एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी इन GST फॉर्म। बताओ कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, CMP 04 में, कि भैया आप विड्रॉल के लिए भी है ना वो। एक तो ये है कि जैसे ही आपकी कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, लिमिट क्रॉस कर जाती है, तो आप विद इन 7 डेज में फाइल कर दो CMP 04। और एक क्या है कि आप खुद से चाहते हो कि मुझे अब CS विड्रॉ करना है, तो भाई जब भी तू चाहता है, पर पहले अपना फॉर्म फाइल कर दे। जब तक फॉर्म फाइल नहीं करेगा वहां से परमिशन नहीं आएगी, जब तक विड्रॉ नहीं कर पाएगा। आ गई बात समझ में, ये देखो, चलो इसमें इतना कुछ नहीं लिखा हुआ। फोर्थ पॉइंट में आ जाओ, मैं आपको ज्यादा ही बता रहा हूँ। फोर्थ में क्या बोला, PO का मतलब प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, क्या बोलता है, रीजन टू बिलीव। क्या रीजन टू बिलीव, कहता है टैक्स पेयर not eligible, taxpayer not eligible for, taxpayer not eligible, और लिख लो not eligible और contravening act
contravene act or rules तो आपने क्या, टैक्स पेयर नॉट इलिजिबल, टैक्स पेयर इलिजिबल ही नहीं है तो सीएस खत्म हो जाएगी वैलिडिटी, या आपने एक्ट कॉन्ट्रवीन कर लिया तो भी खत्म हो जाएगी, या कोई रूल कॉन्ट्रवीन कर लिया तो भी खत्म हो जाएगी। कॉन्ट्रवीन मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो गई किसी सेक्शन के साथ, किसी भी सेक्शन के साथ, जैसे सेक्शन 10(2) हो सकता है, वो ऑलरेडी बताया हुआ है उन्होंने, मतलब और भी कहीं पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन हुई तो वो कह रहे हैं उसको कोई रूल में हो गया, जैसे अभी रूल 7 हमने देखा, उनको तो यहाँ पे बस लिख देना था ना सब कुछ। क्या मुझे अभी जो हमने 10(2) में पढ़ा, तो अगर वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी तो वो भी हो जाएगा यहाँ पे। इसी में अभी और पॉइंट है इसी में, तो इस केस में ये पहला पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट था इसमें, ठीक है ना, कि अगर ये हेडिंग थी प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, ये हेडिंग थी इस पॉइंट, उसमें ये कहानी थी। तो प्रॉपर ऑफिसर को रीजन मतलब कि एक प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपका सीएस क्या कर सकता है, कंपोजिशन स्कीम कैंसिल कर सकता है जब उसे लगेगा कि आपने क्या कर दी, कॉन्ट्रडिक्शन कर दी एक्ट से या रूल से, या अब आप टैक्स पेयर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल ही नहीं हो, आप तो सेक्शन 24 में आ गए, आपने अपनी ऑनलाइन साइट बना ली, भाई कोई भी केसेस हो सकते हैं, ठीक है, जहां पे उसे लगा कि आप तो अब रीजन टू बिलीव आ गया, अगर उसके पास क्या आ गया, रीजन टू बिलीव। इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, ये पता ना कौन से पॉइंट में लिख रहे हैं, शो कॉज नोटिस, तो कहता है इशू शो कॉज नोटिस इन जीएसटी फॉर्म, हाँ जी, CMP 05, इसका मतलब 05 में अतुल कौन शो कॉज नोटिस इशू करता है, प्रॉपर ऑफिसर। क्या शो कॉज नोटिस इशू कर रहा है, भाई तू सीएस के लिए एलिजिबल नहीं है, तू एलिजिबल नहीं, क्या मुझे बताओ, आपको इसके बाद रिप्लाई देना होता होगा, तो देखो कितना टाइम प्रोडक्ट मिल रहा है रिप्लाई करने का, विद इन 15 डेज आपको रिप्लाई करना है। तो टैक्स पेयर को विद इन 15 डेज क्या करना है, अप्लाई करना है, मस्ट फाइल रिप्लाई, मस्ट फाइल रिप्लाई इन GST फॉर्म CMP 06 में क्या कर देगा, वो रिप्लाई कर देगा। मुझे बताओ, अगर बंदा एक्सेप्ट करेगा प्रॉपर ऑफिसर, तो उसका भी तो होता होगा एक, तो क्या बोलता है, इशू ऑर्डर विद इन, अपने लिए देखो कितना टाइम ले रहा है, 30 डेज, डबल, तुम्हें टाइम दिया था रिप्लाई करने का 15 दिन, अपने लिए डबल ले रहा है, इन GST फॉर्म, कौन सा फॉर्म, CMP 07, वेरी 07 में क्या लिखेगा वो, या तो ज्योति एक्सेप्ट या रिजेक्ट लिख लेना, या तो इसमें वो बता देगा मैंने एक्सेप्ट किया, या बता देगा कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, भाई तुझे एक्सेप्ट कर दिया तो नमस्ते लंदन, और रिजेक्ट कर दिया तो सावधान इंडिया क्या है, मतलब ये किस चीज के लिए नोटिस आया था, कि आपका CS कैंसिल कर रहे थे हम, कि भैया अब तेरा CS नहीं रहेगा, तो हमने आपको पहले शो कॉज नोटिस दिया कि भाई हम तेरा क्या है, कंपोजिशन स्कीम कैंसिल कर रहे हैं, हम तेरी कंपोजिशन स्कीम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, फिर तुमने 15 दिन के अंदर रिप्लाई दिया, अगर आपके रिप्लाई को एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी CS वैलिड, और अगर आपके रिप्लाई को रिजेक्ट कर दिया तो आपका CS कैंसिल। तो यहाँ पे आगे भी लिख लेना, एक्सेप्ट में क्या होगा, CS वैलिड रह जाएगा, और रिजेक्ट में क्या हो जाएगा,
CS खत्म, कंपोजिशन स्कीम खत्म। भाई मैंने किसी चीज के लिए आपसे कारण मांगा, आपने उस कारण को 15 दिन में बता दिया कि सर ये कारण है जिसकी वजह से मैं कंपोजिशन स्कीम ले रही हूँ। अगर मैंने आपकी बात को मान लिया तो आपकी कंपोजिशन स्कीम वैलिड रहेगी, मैंने रिजेक्ट कर दिया। भाई आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट मिली नहीं मिली? क्या मैं संडे को पढ़ा रहा था नहीं पढ़ाता कि हमेशा कोर्ट को क्या देनी चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देनी चाहिए। क्या मुझे बताओ किसी भी इम्प्रिजमेंट जो प्रिजनर है उसका ये राइट है या नहीं है? अगर उसका ये राइट है और उसे ये राइट नहीं मिलेगा, क्या वो रिट फाइल कर सकता है? यस। किसी भी कोर्ट में अगर आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट ना मिले तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में सीधे रिट लगा दो कि मुझे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट नहीं मिला। देखो कितना लॉ कनेक्टेड होता है। आगे बात में क्या ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट का ही पॉइंट चल रहा था? यस, यहाँ साइड में लिख लो कि ये हम इस बंदे को दे ही क्या रहे हैं, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग। अच्छा वो स्टॉक का लिखवा दिया था ना 90 डेज में देना होता है और आईटीसी का 60 डेज डिक्लेरेशन, कई बार भूल जाते हैं ना। अब कौन सा रूल है? रूल 7। तो रूल 7 अभी बाकी है क्योंकि मैंने बस रूल 7 का आपको बस एक टेबल बता दिया था। इधर देखो, ये जो टेबल हमने किया था ये रूल 7 का टेबल था, ये रूल 7 का टेबल था। तो ये हम कर चुके हैं। क्या रूल 3 हो गया? चलो रिपीट कर देते हैं। रूल 3 क्या था? इंटीमेशन। रूल 4 क्या था? इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी, 4 हो गया। 5 क्या था? A condition and restriction on composition levy। 6 क्या था? वैलिडिटी पीरियड। क्या मुझे बताओ सारे रूल याद हो गए नहीं हो गए? घर जाके इसका सबका करक्स बन सकता है। आप घर जाके अगर तमीज से पढ़ते हो तो आप सबका करक्स बना सकते हो। देखो पहले मैं यहाँ से बता दूं, पहले मैं यहीं से बता दूं। सेक्शन पहले सबसे पहले सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पढ़ा। क्या सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 टर्नओवर लिमिट की बात कर रहा था? मुझे बताओ टर्नओवर लिमिट क्या थी? सर अब लिमिट बढ़ गई है, 1.5 करोड़ की लिमिट हो गई है और 75 लाख रुपए की लिमिट, यही बात है। उसके बाद हमने 10(1) के साथ हमने क्या एग्रीगेट टर्नओवर भी चेक किया। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। नहीं आने वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि सर जो भी जीएसटी के टैक्सेस है वो इसमें नहीं आते, जो भी आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करते हैं 9394 वो इसमें नहीं आता। क्या उसके बाद मैंने रूल 7 भी आपको बता दिए रेट। क्या मुझे बताओ उसके बाद हमने सेक्शन 10(2) किया, कहां गया 10(2)? 10(2) बताता हूं मैं आपको, ये रहा 10(2) भी किया। कौन से लोग एलिजिबल नहीं होंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए। फिर ज्योति हमने 10(3) भी किया। 10(3) में क्या लिखा था कि सर वैलिडिटी पीरियड, और 10(3) के साथ ही हमें क्या पढ़ना था? रूल 6। और 10(2) के साथ क्या पढ़ना था? रूल 5। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद 10(4) आ गया। 10(4) में क्या लिखा था कि कंपोजिशन जो स्कीम वाला है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। आ गया था ये आपको समझ में? जो कंपोजिशन स्कीम वाला है 10(4) में लिखा था कि वो आईटीसी उसको नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और 10(5) में क्या लिखा था? पेनल्टी। और पेनल्टी क्यों लगी थी? क्योंकि आपने इररेगुलर अवेलमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम ले लिया था। क्या यहाँ पे एक रेफरेंस आ रही है सेक्शन 73 और 74 की? 73 है जेन्युइन केस, 74 है फ्रॉड का केस। अगर आप फ्रॉड पे पाए गए, सेक्शन 74 फ्रॉड से डील करता है। अगर आप फ्रॉड पे पाए गए तो आपके ऊपर कितना इंटरेस्ट लग जाएगा? 18%। और जेन्युइन केस है, सॉरी फ्रॉड पे 24% लग जाएगा। अब ये ऐसे ही होता है, वीडियो में कोई मेरा बच्चा देख रहा है ना यूट्यूब में, सर आपने तो फ्रॉड में 18 बोल दिया। भाई मुंह से गलती से निकल गया, तो वो जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ वहां बच्चा नहीं बैठा होगा, किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया नहीं होगा, या मान लो अगर बच्चा बैठा है पॉइंट आउट नहीं कर पाया बच्चा भी,
तो मतलब सर आपने तो ये तो गलत बता दिया। भाई थोड़ी अपनी भी आंखें खोल के रखो, और ऐसा तो है नहीं कि पूरा ही गलत हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर देते हैं, फ्रॉड का केस है तो 24%, जेन्युइन केस है तो 18%। ये देखो, जो मेरी जीएसटी की किताब है इसमें पूरे सेक्शन की लिस्ट है, और अगर हम सेक्शन की लिस्ट देखेंगे तो उसके अंदर ये इंटरेस्ट का सेक्शन है। ज्योति, इंटरेस्ट का कौन सा सेक्शन है? 50। जो मैंने ये आपको बताया इंटरेस्ट लगेगा 18 और 24%, वो सेक्शन 50 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? सेक्शन 50 में। और जो मैंने आपको ये बताया क्या, सेवेंटी थ्री और 74, क्या 73 में लिखा है? क्या लिखा है? अदर देन फ्रॉड। क्या 74 में लिखा है फ्रॉड का केस है? समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो घर जाके आप लोग क्या करोगे, आप लोग घर जाके एक समरी नोट्स बनाओगे। अभी आप देखोगे तो मैंने अभी कुछ चीजें नहीं कराई हैं, जैसे अभी हम लोग एक तो रूल 7 की इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसके बाद अभी हमने सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में भी काफी चीजें छोड़ी हुई है, क्योंकि ये सारा किससे रिलेटेड है? प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। सारा का सारा किससे रिलेटेड है? प्रैक्टिकल। तो ये समझ लो कि आज कंपोजिशन स्कीम की जो आपने क्लास ली है वो थ्योरी क्लास ली है, नेक्स्ट क्लास क्या होगी? प्रैक्टिकल क्लास होगी, उसमें आप प्रैक्टिकल सीखोगे। तो अभी के लिए घर से बस क्या करके लेके आओगे कि सर आपने सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 बताया, थ्रेशहोल्ड लिमिट, ठीक है, दो चार बातें और। सर उसके 10(1) में आपने और भी चीजें, एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन आपको पता ही है 26, फिर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट आर्टिकल 240, ओ सॉरी 279, देखो अभी गलत हो जाता है, 279, कैपिटल ए 4G। पर यहाँ पे CS के लिए कितने लिए गए? 8 स्टेट लिए गए। फिर सर आपने इसी के साथ रूल 7 भी बता दिया था, बट अब इसका प्रैक्टिकल बाकी है, और थोड़ा बहुत और भी कुछ प्रैक्टिकल बाकी है जो अमेंडमेंट्स आएंगे तो वो हम करेंगे। 10(2) में क्या बताया था ज्योति? जो लोग नॉट एलिजिबल, कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। साथ में आपको रेड रूल पढ़ना है, आपको रूल 5 पढ़ लो, आप कंप्लीट हो जाएगी पिक्चर। उसके बाद 10(3) आ गया। 10(3) में क्या बोलता है? वैलिडिटी, कि जो आपने CS लिया है उसकी वैलिडिटी क्या है, साथ में आप रूल पढ़ लो 6। 10(4) आ गया कि आपका जो CS है, 10(4) में क्या था? जो भी बंदा CS होगा वो बिल ऑफ सप्लाई काटेगा, टैक्स इनवाइस नहीं चलेगी, ITC नहीं मिलेगा। लास्ट 10(5) पेनल्टी लग जाएगी, और पेनल्टी किस केस में लगा रहे थे? अगर आपने CS जो अवेल्ड किया है वो गलत तरीके से कर लिया। दो केस थे, एक फ्रॉड का, एक नॉन फ्रॉड का केस। फ्रॉड का केस सेक्शन 74, और ये वाला सेक्शन 73। जो इंटरेस्ट लगता है उसके लिए सेक्शन 50। आगे बात समझ में? और इंटरेस्ट जो बताया गया है वो कितना कितना बोला गया इंटरेस्ट? इसमें 24% का लगना है, इसमें 18% का लगना है पर एनम है ये रेट। बताओ समझ में आ गया या नहीं आ गया? बस प्रैक्टिकल चीज रह गई है, और इसके अलावा हमने रूल 3 और 4 भी खत्म किया। टोटल कितने रूल हैं कंपोजिशन के? 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट अभी बैठना।